हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 7 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सेवा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चौथे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे की आधारशिला रखी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको नवंबर महीने की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की निजामुद्दीन बस्ती परियोजना ने कितने यूनेस्को विरासत पुरस्कार जीते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2 पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत में 9 परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जा चुके होंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2024 तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली और वनाधिकार एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कब तक 10,500 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मार्च 2025 तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कोनिजेती रोसैया का निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तितली की नई प्रजाति चॉकलेट बर्डेड फिल्टर किस राज्य में पाई गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी में किसने मां नवजात ट्रैकिंग ऐप मंत्र का लोकार्पण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, योगी आदित्यनाथ ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां नवजात ट्रैकिंग ऐप मंत्र का लोकार्पण किया। यह पेपरलेस सुविधा और पारदर्शी व्यवस्था की दिशा में अत्यंत प्रभावी कदम है। मंत्र ऐप के माध्यम से राजकीय चिकित्सा स्वास्थ्य इकाइयों पर होने वाले प्रसव से संबंधित सूचनाओं का संकलन, मूल्यांकन और अनुश्रवण हो सकेगा और इससे जो है मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी, ऐसा अनुमान लगाया गया। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो मंत्र ऐप है ये अभी हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। और ये किसने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लॉन्च किया है। और दोस्तों, ये जो मंत्र ऐप है, मां नवजात ट्रैकिंग ऐप मंत्र, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और इसके माध्यम से राजकीय चिकित्सा स्वास्थ्य इकाइयों पर होने वाले प्रसव से संबंधित सभी सूचनाएं, मूल्यांकन और अनुश्रवण जो है इस ऐप के माध्यम से किया जाएगा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मंत्र ऐप ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितने नवीन स्वास्थ्य उपकेंद्रों का लोकार्पण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 5000। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 5000 नवीन स्वास्थ्य उपकेंद्रों, 15 BSL-2 प्रयोगशालाओं का लोकार्पण किया। अब तक प्रदेश में सिर्फ 20,000 स्वास्थ्य उपकेंद्र थे। यह स्वास्थ्य उपकेंद्र स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों और पिछड़े जिलों में जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए
तो 20,000 स्वास्थ्य उपकेंद्र थे। और योगी आदित्यनाथ ने जो है रविवार को, पिछले रविवार को लखनऊ में 5,000 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों और 15 BSL-2 प्रयोगशालाओं का लोकार्पण किया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो अभी भारत ने AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के लिए रसिया के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा, रूस के साथ जो है समझौता किया है। उत्तर प्रदेश स्थित अमेठी के कोरबा में रूस के सहयोग से 300 मीटर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण किया जाएगा। 6 दिसंबर 2021 को भारत और रूस के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इस समझौते के तहत 5 लाख, संख्या ध्यान रखना कि 5 लाख AK-203 राइफल्स का निर्माण जो है मेक इन इंडिया के तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी में किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो AK-203 असॉल्ट राइफल है इसका निर्माण कहाँ पर किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के अमेठी की एक फैक्ट्री में इसका निर्माण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु ने इस समझौता पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना को इंडो रसियन ज्वाइंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा। प्रक्रिया शुरू होने के 32 माह में सेना को इसकी आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो परियोजना है इसे किस नाम से जाना जाएगा, तो इंडो रसियन ज्वाइंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इसे जाना जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत ने किस देश के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के लिए समझौता किया है, तो रूस के साथ। और दोस्तों इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि ये जो AK-203 असॉल्ट राइफल है ये भारतीय सेना में किन राइफलों की जगह इस्तेमाल की जाएंगी, तो ध्यान रखना है इंसास राइफल की ये जगह लेंगी। कौन सी राइफल, तो ध्यान रखना है इंसास, जो कि भारतीय सेना में उपयोग में लाई जा रही थी, तो इसकी जगह पे अब AK-203 असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों ये जो राइफल होगी AK-203 असॉल्ट राइफल, तो ये जो है इंसास की तुलना में अगर देखा जाए तो उससे हल्की होगी और इसके अलावा जो है ये उससे लंबाई में भी कम होगी, यानी ये छोटी होगी और हल्की भी होगी, जिससे कि जो भारतीय सैनिक हैं उन्हें इसे चलाने में आसानी होगी। अब दोस्तों यहाँ पर अमेठी की बात है, यानी उत्तर प्रदेश के अमेठी में इसका जो है निर्माण किया जाएगा। तो अमेठी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैप में देखेंगे कि अमेठी कहाँ पर है। तो ये है मैप में अमेठी। अमेठी एक उत्तर प्रदेश की किन किन जिलों की सीमा को साझा करता है, यानी किन किन जिलों की सीमा को ये टच करता है, तो आपको ध्यान रखना है रायबरेली, बाराबंकी, फैजाबाद, जिसे अब अयोध्या कर दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है, अयोध्या, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़, ये वो जिले हैं जिनकी सीमा को अमेठी टच करता है। अब दोस्तों ये जो अमेठी है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का 72वां जिला है जिसे BSP सरकार द्वारा, यानी बहुजन समाज पार्टी द्वारा जो है इसे गठित किया गया था। कब, तो ध्यान रखना है 1 जुलाई 2010 में। ध्यान रखना है जो अमेठी है इसे 1 जुलाई 2010 में ये अस्तित्व में आया था। और दोस्तों ये जो अमेठी है ये सुल्तानपुर जिले की 3 तहसील, कौन कौन सी, तो मुसाफिर खाना, अमेठी, गौरीगंज, और रायबरेली जिले की 2 तहसील सलून और तिलोई को मिलाकर के एक जिले का इसे रूप दिया गया था। यानी ये जो है 5 तहसीलों से मिलाकर के ये बनाया गया था अमेठी डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है अमेठी से रिलेटेड कि अमेठी का जो पुराना नाम है, यानी इसे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसे पहले छत्रपति साहूजी महाराज नगर के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे बदल करके अमेठी कर दिया गया। और दोस्तों अमेठी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कोरबा अमेठी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक इकाई है जो भारतीय वायुसेना के लिए विमान बनाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारतीय वायुसेना के लिए जो विमान बनाती है कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी एक इकाई अमेठी में स्थापित है। और इसके साथ ही क्वेश्चन और अच्छे से ध्यान रखना है कि अमेठी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है। तो अमेठी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है मूंज उत्पाद। तो अमेठी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है 2021 के एशिया यूथ ओलंपिक में कशिश लाकड़ा ने कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। वर्ष 2021 के एशियाई यूथ ओलंपिक में कशिश लाकड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं पुरुषों की
भाला फेंक स्पर्धा में लक्षित और पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में संजय रेड्डी नीलम ने कांस्य पदक जीता, जबकि पुरुषों की शॉट पुट F46 वर्ग में विकास भाटीवाल ने रजत पदक जीता और इसके साथ ही 400 मीटर T46 वर्ग में बेनेट बीजू जॉर्ज ने कांस्य पदक जीता है। एशियाई युवा पैरा खेलों के चौथी संस्करण में 30 देशों की 700 से अधिक एथलीट खेल रहे हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि वर्ष 2021 के एशियाई यूथ ओलंपिक में जो कशिश लाकड़ा हैं ये भारतीय हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और दोस्तों ये जो वर्ष 2021 के एशियाई यूथ ओलंपिक गेम्स हैं इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मनामा के बहरीन में इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक इसका आयोजन किया गया, तो ध्यान रखना है 2 से 6 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि एशियाई यूथ ओलंपिक में कशिश लाकड़ा ने स्वर्ण पदक जीता और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में लक्षित ने कांस्य पदक जीता और पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में संजय रेड्डी नीलम ने भी कांस्य पदक जीता है। और इसके अलावा पुरुषों की शॉट पुट F46 वर्ग में विकास भाटीवाल ने रजत पदक जीता और 400 मीटर T46 वर्ग में बेनेट बीजू जॉर्ज ने कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीत लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने हाल ही में जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीत लिया है। अर्जेंटीना ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में जर्मनी को 4-2 से शिकस्त दी है। अर्जेंटीना का यह दूसरा विश्व कप खिताब है। इससे पहले टीम साल 2005 में भी यह खिताब जीत चुकी है। और दोस्तों ये जो जर्मनी है ये 6 बार की चैंपियन रह चुकी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर अर्जेंटीना की बात की जाए तो अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की कैपिटल है। और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है, तो अल्बर्टो फर्नांडिस अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। और अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है, तो अर्जेंटीनो पीसो अर्जेंटीना की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने महिला मित्र प्लस योजना लॉन्च की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फेडरल बैंक ने। फेडरल बैंक ने महिलाओं के लिए फीचर रिच सेविंग बैंक प्रोडक्ट्स के तहत महिला मित्र प्लस योजना लॉन्च की है। महिला मित्र प्लस योजना महिलाओं के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने की डिजाइन से तैयार की गई है। इसके तहत महिलाओं को हाउसिंग लोन पर विशेष प्राथमिक ब्याज दरें, होम लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस पर छूट, कंप्लीमेंट्री और कस्टमाइज इंश्योरेंस कवर की सुविधाएं दी जाएंगी। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कि महिला मित्र प्लस योजना ये किस बैंक ने लॉन्च की है, तो ये फेडरल बैंक ने लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड के किस बॉलर ने एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एजाज पटेल। न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने भारत के खिलाफ टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। वह ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे और न्यूजीलैंड के पहले गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले इंग्लैंड के जिम लेकर और भारत के अनिल कुंबले ये कारनामा कर चुके हैं। जिम लेकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैनचेस्टर में 26 जुलाई 1956 को 53 रन देकर 10 विकेट झटके थे। इसके बाद 4 फरवरी 1999 को अनिल कुंबले ने 74 रन देकर के दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, जिसे अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, तो उसमें पूरी पाकिस्तानी टीम को अकेले समेट दिया था। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लेने वाली दुनिया के तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं एजाज पटेल। और न्यूजीलैंड के ये ऐसे पहले गेंदबाज बने हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि ऐसा करने वाले 2 और खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो इससे पहले इंग्लैंड के जिम लेकर और भारत के अनिल कुंबले ये कारनामा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 6 दिसंबर को। पूरे भारत में 6 दिसंबर को हर साल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि के दिन महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को उनके दिल्ली स्थित आवास पर हुआ था। इस दिन हर साल लाखों लोग मुंबई में भीमराव अंबेडकर की समाधि पर आते हैं। इसे चैत्य भूमि भी कहा जाता है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बरसों तक बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था और उसके बाद 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 दिसंबर को, और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित और भी क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखने हैं। सबसे पहला तो ये कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो आपको इसे भी ध्यान में रखना है। तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है महू नामक एक शहर है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों ये जो महू नामक नगर या जो शहर है ये मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में स्थित है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों बाबा साहेब से संबंधित एक क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो कब इन्हें भारत रत्न दिया गया था, तो 1990 में। कब? 1990 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों इससे संबंधित एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कहा जाता है। और आर्टिकल 32 में है क्या, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आर्टिकल 32 में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में एक्वेरियन अभ्यास आयोजित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मालदीव में। भारत और मालदीव के बीच हाल ही में एक्वेरियन अभ्यास आयोजित किया गया। यह भारत और मालदीव की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। यह अभ्यास 2008 से भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जा रहा है। साल 2019 में अभ्यास पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था और 2018 में यह मालदीव में आयोजित किया गया था। 2021 का एक्वेरियन अभ्यास मालदीव में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कि जो एक्वेरियन अभ्यास ये किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है, तो भारत और मालदीव के बीच। अब दोस्तों अगर मालदीव की बात की जाए तो मालदीव की कैपिटल क्या है, तो ध्यान रखना है माले। मालदीव की कैपिटल है। मालदीव की करेंसी क्या है, तो मालदीवियन रुपया मालदीव की करेंसी है। और मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है, तो इब्राहिम मोहम्मद सोली मालदीव के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 5 दिसंबर को। मिट्टी के महत्व को याद रखने और उसके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों का ध्यान मृदा संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन की ओर लाना है। पहली बार पूरे विश्व में 5 दिसंबर 2014 को मृदा दिवस मनाया गया था। इस साल मृदा दिवस की थीम क्या रही, तो आपको ध्यान रखना है 2021 की मृदा दिवस की थीम रही है हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी, यानी मृदा लवणीकरण को रोकें, मृदा उत्पादकता को बढ़ावा दें। ये 2021 की मृदा दिवस की थीम रही। तो आपको ध्यान रखना है कि हर साल मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी थीम भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये थे 7 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का संकल्प लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, दक्षिण सूडान। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, देश में पहली बार उत्तर प्रदेश के किस जिले में तापरोधक खनिज एंडालुसाइड का खनन किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है सोनभद्र, बी है ललितपुर, सी है ए और बी दोनों और डी है मेरठ। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।